हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा है आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल न्यू एडवांस स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ शब्द विचार। पिछले पाठ में हमने वर्णों की जानकारी के बाद भाषा की इकाई को समझा। यह इकाई बहुत महत्वपूर्ण है और भाषा का आधार है। लेकिन भाषा आगे बढ़ती है शब्दों से जो वर्णों का सार्थक समूह होते हैं। तो बच्चों, आप भी हिंदी व्याकरण की किताब निकालें और उसका पाठ शब्द विचार निकालें। हिंदी की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। जैसे एक शब्द है कमला, दूसरा शब्द है पुस्तक। क्या ये शब्द है? जी हाँ, ये शब्द है, क्योंकि इन शब्दों का कोई न कोई अर्थ है, अतः ये सार्थक शब्द है। अब यदि मैं इन शब्दों को ऐसे लिखती हूँ, मलाग, तसपुक, ये भी तो वर्णों का समूह है। क्या हम इन्हें भी शब्द ही कहेंगे? नहीं, ये शब्द नहीं है, क्योंकि इन शब्दों का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। इसलिए शब्द कैसे हो सकते हैं? अतः ये निश्चित बात है कि वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे हम शब्द नहीं कह सकते। आगे शब्द की एक और परिभाषा है, वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, वर्णों के व्यवस्थित एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उसके बाद है पद। पद किसे कहते हैं? शब्द जो है वो प्रत्येक भाषा की शक्ति होते हैं। जिस भाषा में जितने अधिक शब्द होते हैं वह भाषा उतनी ही अधिक समृद्ध मानी जाती है। शब्दों का निश्चित अर्थ वाक्यों में प्रयोग किए जाने पर ही स्पष्ट होता है। यदि वही शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तो वो पद कहलाते हैं। कुछ शब्द समूह ऐसे भी होते हैं जिनसे किसी अर्थ का बोध नहीं होता, बल्कि वे निरर्थक होते हैं, बिना किसी अर्थ के होते हैं। जैसे खटखट, झिकझिक, चाय चाय आदि। किंतु जब ये वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उनसे किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, तब ये शब्द पद कहलाते हैं। जैसे राम और सोहन में बहुत समय तक झिकझिक होती रही। इस वाक्य में झिकझिक शब्द से बहस होने का बोध होता है, अतः यहाँ यह सार्थक शब्द बन गया है। अब हम पढ़ते हैं शब्द और पद में क्या अंतर होता है। प्रत्येक शब्द का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, अपना एक अर्थ है, और शब्द कोश में उसका एक निश्चित अर्थ भी होता है। शब्द कोश को हम इंग्लिश में डिक्शनरी भी बोलते हैं। किंतु जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तब उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि वह व्याकरण के नियमों
लिंग, वचन, कारक आदि में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। शब्द कोश में शब्द ही होते हैं, पद नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर, वाक्य में प्रयुक्त होने पर, पद और वाक्य से बाहर होने पर शब्द कहलाता है। यानी कि जब एक शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है। जैसे राम घूमने, ये दोनों शब्द हैं, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द न रहकर पद बन जाएंगे। जैसे राम बाजार घूमने गया, क्योंकि व्याकरण के अनुसार इनका रूप बदल गया। शब्द कई प्रकार के होते हैं। इनको समझने के लिए इन्हें 4 आधारों पर बांटा गया है। नंबर 1 है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। नंबर 2 है रचना या बनावट के आधार पर। नंबर 3 है अर्थ के आधार पर। नंबर 4 है प्रयोग के आधार पर। आइए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होना, अर्थात वह मूल स्रोत जहाँ से शब्द आया है। हिंदी भाषा का जन्म ही संस्कृत भाषा से हुआ है, इसलिए संस्कृत के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द थोड़ा बदलकर हिंदी में आ गए तो कुछ बोलियों से लिए गए या विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। संकर शब्द को हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 है तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आकर बिना किसी परिवर्तन के अथवा प्रत्यय लगाकर प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी बदलाव के प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द के उदाहरण हैं जैसे अग्नि, सूर्य, क्षेत्र, ग्राम, रात्रि, अश्व आदि। नंबर 2 है तद्भव शब्द। संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, अग्नि, रात, रात्रि, काम, कर्म आदि। नंबर 3 है देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में ही उत्पन्न, देश में ही जन्मा। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रचलित हो गए, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, कपड़ा, थैला आदि। नंबर 4 है विदेशी शब्द। जैसा कि नाम सही लग रहा है, विदेशी दूसरे देश का, दूसरी भाषा का। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। अनेक भाषाओं के संपर्क में आने के कारण हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अनेक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर उदाहरण पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी में स्टेशन, डॉक्टर आदि। अरबी भाषा में कानून, कलम, औरत। फारसी भाषा में
अनार, चश्मा, दुकान आदि। पुर्तगाली भाषा में साबुन, संतरा, गमला आदि। चीनी भाषा से चाय, तूफान, पटाखा आदि। तुर्की भाषा से दारोगा, बहादुर आदि। यूनानी भाषा से एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ आदि। नंबर 5 है संकर शब्द। इन्हें हम मिश्रित शब्द भी कह सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका आधा भाग एक भाषा से और आधा भाग किसी दूसरी भाषा से मिलकर बना होता है। ऐसे शब्दों को मिश्रित शब्द कहते हैं या संकर शब्द कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का। हवादार, हवा हिंदी का है, दार फारसी का है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी हिंदी का है। मांग पत्र, मांग हिंदी का है, पत्र संस्कृत का है। नंबर 2 है रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योगरूढ़ शब्द। आइए हम इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर 1 है रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ है प्रचलित। जो शब्द किसी वस्तु विशेष के लिए प्रचलित हो चुके हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द अखंड होते हैं। यदि इनके टुकड़े किए जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण पढ़ सकते हैं। घर, घर को घ जमा र लिखेंगे तो घ और र का कोई अर्थ नहीं है। वैसे ही मेज, घोड़ा, पानी आदि ऐसे शब्द हैं जिनके यदि हम टुकड़े करें तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। नंबर 2 है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जिन 2 शब्दों के मेल से यौगिक शब्द बनते हैं उन्हें अलग किए जाने पर प्रत्येक अपना अपना अर्थ भी प्रकट करते हैं। या फिर हम इन्हें ये भी कह सकते हैं जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक जमा अल्लह। पुस्तक का अर्थ क्या है? किताब। अल्लह का अर्थ है घर। किताब घर। विद्या जमा अल्लह, विद्यालय। विद्या का घर। डाक जमा घर, डाक घर। सु जमा पुत्र, सुपुत्र। सु का अर्थ है अच्छा, पुत्र का अर्थ है बेटा। अब जो हमने ये उदाहरण पढ़े हैं इन शब्दों के खंड करने पर भी सार्थक अर्थ निकलते हैं। अतः यही यौगिक शब्द है। यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय और समास में प्रयोग की जाती है। नंबर 3 है योगरूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ से हटकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। योगरूढ़ शब्द के उदाहरण देखिए। पंकज, पंक होता है कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, रूढ़ अर्थ है कमल। जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। ऐसे ही आप यहाँ पर अगले उदाहरण पढ़ सकते हैं। अब हमने पढ़ा जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। अब पानी में अनेक चीजें हो सकती हैं किंतु जलज शब्द कमल के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, किसी अन्य शब्द जैसे मछली, सीप, मगरमच्छ के लिए नहीं। इसी प्रकार है
दशानन 10 मुख वाला रावण। आगे है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द के आगे भाग है एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द। ये सारे शब्द आते हैं सार्थक शब्द के अंतर्गत। सार्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ निकले, अर्थ वाले शब्द। आइए हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। हमारा पहला है एकार्थक शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे सड़क, रोटी, हाथ आदि। नंबर 2 है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। नंबर 2 है अनेकार्थी शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए आप यहाँ पर उदाहरण पढ़ सकते हैं, जैसे कनक, सोना, धतूरा, कल, आने वाला कल, बीता हुआ कल, मशीन आदि। आप यहाँ पर ये उदाहरण पढ़ सकते हैं। नंबर 3 है पर्यायवाची शब्द। इन्हें हम समानार्थक शब्द भी कह सकते हैं। वे शब्द जो एक जैसे अर्थ को प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे आकाश, आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं अंबर, गगन, आसमान, नभ। आगे है चांद, चंद्रमा, शशि, इंदु, शेखर। आप यहाँ पर इन उदाहरणों को पढ़ सकते हैं। नंबर 4 आता है विलोम शब्द। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कह सकते हैं। विलोम का अर्थ होता है विपरीत, अर्थात वे शब्द जो परस्पर उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे गुण, अवगुण, अच्छा, बुरा, रात, दिन आदि। आप यहाँ पर इन उदाहरणों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद है श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं उन्हें श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दिन, दिवस, दीन, गरीब। उसके बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों की जगह प्रयुक्त होने वाला एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। उदाहरण देखिए, जिसके माँ बाप न हो अनाथ, जो पढ़ा लिखा न हो अनपढ़। नंबर 2 है निरर्थक शब्द। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे यदि जानवर को मैं वजानर लिखूंगी तो इसका कोई अर्थ नहीं है। आइए आगे पढ़ते हैं। नंबर 4 है प्रयोग के आधार पर। इस आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है विकारी, नंबर 2 है अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकार यानी परिवर्तन, अर्थात लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित होकर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्द विकारी होते हैं। इनके विकार अर्थात परिवर्तन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। देखिए, जैसे लड़का पढ़ रहा है, लिंग परिवर्तन लड़के पढ़ रहे हैं। लड़का दौड़ रहा है, वचन परिवर्तन लड़के दौड़ रहे हैं। लड़के के लिए आम लाओ, कारक परिवर्तन लड़कों के लिए आम लाओ। आप यहाँ पर इन परिवर्तनों को देख सकते हैं, तो यही विकारी
शब्द है। नंबर 2 है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी या अव्यय होते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में विकार उत्पन्न नहीं होता अर्थात वो नहीं बदलते उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि। बच्चों, ये था आपका हिंदी व्याकरण का पाठ शब्द विचार। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।